नमस्कार। शिवराज सिंह चौहान, यह नाम अपने आप में काफ़ी है। 11 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के कई राज्य इस बात को लेकर रश्क करते हैं कि मध्य प्रदेश की विकास दर उनकी क्यों ना हो पाई। एक ऐसा सफ़र जो गांव से शुरू हुआ और आज मुख्यमंत्री के पद तक है। शिवराज जी इस वक्त न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, बहुत बधाई आपके 11वें साल पर। आज ही के दिन आपने शपथ ली थी। इससे पहले कि हम आपकी बातों को सामने रखें, आपकी उपलब्धियां सामने रखें, वो तमाम बातें आपके बारे में जानें जो आपकी शख्सियत से जुड़ी हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो इस पर हम खास तवज्जो इस बात पर देंगे कि आपकी शख्सियत क्या है। शिवराज सिंह चौहान आखिरकार व्यक्ति क्या है। इस पर पहले कि हम चर्चा करें, एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये सिर्फ उपलब्धियां नहीं हैं, ये शिवराज सिंह चौहान व्यक्ति क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो तो बीमारू राज्य भी प्रगतिशील राज्य बन सकता है। इसका उत्तम उदाहरण शिवराज जी, उनकी टीम और मध्य प्रदेश ने दिखाया है। वो 29 नवंबर की तारीख थी और साल 2005, जब भोपाल का राजभवन एक इतिहास का गवाह बना, जब मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिला। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं, मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। शिवराज सिंह चौहान को ये ताज न विरासत में मिला था न तकदीर से। ये ताज 30 साल के उस संघर्ष से मिला जिसने आम किसान के बेटे को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। वो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ही था जिसने युवा शिवराज को आपातकाल के खिलाफ खड़ा कर दिया। लाठियां खाई, जेल गए और 2.5 साल बाद जेल से जो शिवराज निकले वो एक नई जंग के लिए तैयार थे। छात्र राजनीति में परचम लहराने के बाद बारी थी राजनीति की रपटीली राहों में रण की, और इस रण में भी शिवराज एक महायोद्धा साबित हुए। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, जब तक जनता का काम पूरा नहीं हो जाता। आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी की जिंदगी में बदलाव का जो मंत्र दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, शिवराज ने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। संगठन से सत्ता के दरवाजे तक पांव पांव वाले भैया दस्तक दे चुके थे। विधायक से संसद तक, बुधनी से भोपाल तक और फिर दिल्ली तक। सियासत का ये रास्ता एक बार फिर भोपाल की ओर लौटा और शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद के 11 साल गवाह हैं हर चुनौती पर जीत हासिल करने के, विकास की नई मंजिल तय करने के। जिनका अभी तक आपको इंतजार था, वो महानुभाव हमारे बीच पधार चुके हैं। कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और लाडो अभियान से आज शिवराज मध्य प्रदेश की हर बेटी के मामा हैं। 7 राज्यों की लाडली लक्ष्मी योजना को अपनाना जीत है शिवराज की सोच की। छात्रों के लिए प्रतिभा किरण स्कीम, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, बीमारों के लिए बीमारी सहायता निधि, गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना, बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना। वो श्रवण कुमार तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हमने ये जरूर तय किया है कि अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम भी हम बुजुर्गों करेंगे। किसानों के लिए फसल का सही दाम, ऐसा कोई तबका नहीं जिसकी जिंदगी में इन 11 सालों में रोशनी ना हुई हो। सबसे खास बात, इन 11 सालों में शिवराज सिंह चौहान सत्ता के शिखर पर बैठने के बावजूद आम आदमी के बेहद करीब हैं। शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच बैठकर भजन गाते हैं, सड़कों पर साइकिल और ट्रैक्टर चलाते हैं, लोगों के साथ त्योहारों की खुशियां
साझा करते हैं तो उनका दर्द भी बांटते हैं। उनकी हर कोशिश मध्य प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए होती है और उनका हर कदम सत्ता और जनता के बीच की खाई को कम करता है। शिवराज जी, ये तालियों की गड़गड़ाहट आपकी उपलब्धियों से कहीं ज़्यादा आपकी शख्सियत को लेकर है और इसीलिए आज हम आपसे इस साक्षात्कार में आपकी शख्सियत पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं कि 11 साल पहले जब आपने शपथ लिया, उस दिन से लेकर आज तक आप निरंतर लोगों के लिए काम करते रहे। शायद अपने लिए वक्त आप कभी निकाल भी नहीं पाते होंगे। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और मन में एक जिद, जुनून और जज्बा होता है बेहतर करने का, क्योंकि आप आपके लिए नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के लिए हैं और इसलिए आपका समय आपका नहीं, जनता का है। जी। जब ये बात आपके दिमाग में बैठी होती है तो एक एक मिनट का उपयोग कैसे आप बेहतर से बेहतर अपने प्रदेश के विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए गुजार सकते हैं, ये जुनून होता है और इसलिए फिर व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए वक्त नहीं होता। ये बताइए 11 साल गुजरे कैसे? आज जब आप पलट कर देख रहे हैं, आज सुबह जब आप उठे होंगे और आईने में अपना चेहरा देखा आपने क्या पाया? क्या आप संतुष्ट हैं? पता ही नहीं चला 11 वर्ष कैसे गुजर गए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है 29 नवंबर को मैंने शपथ ली थी जी, लेकिन 26 नवंबर को यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया था कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होऊंगा और उस समय की सही घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। मुझे उस वक्त तक 26 तारीख को पता नहीं था कि मुझे मध्य प्रदेश भेजा जाने वाला है। अक्सर मैं दोपहर को सोता नहीं हूँ, कभी नहीं सोता मैं जी। लेकिन उस दिन मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि आज 1 घंटा आराम करने की इच्छा हो रही है। उसने मुझे पूछा भी कि आज ये सोने की इच्छा कैसे हो गई। मैंने कहा नहीं, आज 1 घंटा मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। लगभग मैं 3 बजे बिस्तर पर लेटा और 4 से 4:30 के बीच मेरी पत्नी ने मुझे झकझोर के जगाया और कहा, कार्तिक के पापा, टीवी पे पट्टी चल रही है कि आपको मुख्यमंत्री बना के भेजा जा रहा है। तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ जी। टीवी की पट्टी देखी और हम पट्टी देख ही रहे थे कि मेरे दरवाजे की घंटी किसी ने बजाई। हमने दरवाज़ा खोला तो सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो खड़े थे उनकी श्रीमती जी के साथ, क्योंकि वो और मैं दोनों सांसद थे। तो वो मेरे दिल्ली में मेरे बंगले के पास ही उनका बंगला था, लगा हुआ था। उनको पता चला तो सबसे पहले बुके लेके वो आए थे। क्या बात। अचानक फैसला हुआ जी। लेकिन उस फैसले के बाद असहज मुझको कुछ नहीं लगा। केवल एक ही चीज़ दिमाग में आई कि पार्टी ने जिस कसौटी पर कसा है उस पर खरे उतरना है। और दूसरी बात यह कि शिवराज, अब तेरी जिंदगी तेरे लिए नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए है। तो एक एक क्षण का बेहतर इस्तेमाल जन कल्याण और विकास के लिए करना है। तो पता ही नहीं चला कि कैसे 11 साल हो गए। क्या बात है, सफ़र हो तो ऐसा हो, वरना वाकई में लोग समय काट नहीं पाते हैं। आपकी पृष्ठभूमि एक किसान परिवार की रही है और जब हम मध्य प्रदेश के कृषि विकास की दर देखते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने तो यहाँ जैसे कमाल कर दिया है। कई राज्य वाकई में बहुत रश खाते होंगे। 300 गुना गेहूं का उत्पाद बढ़ चुका है आपके राज्य में, 74 गुना चावल का उत्पाद बढ़ चुका है। तो क्या बचपन की वो तमाम यादें, वो बारीकियाँ, गांव की पगडंडियाँ आपकी नीतियों को, उनके निर्धारण में आपकी मददगार रही हैं हमेशा? मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि वल्लभ भवन में बैठ के मैं केवल अपने मंत्री मित्रों के साथ या अपने ब्यूरोक्रेट्स मित्रों के साथ सरकार नहीं चलाता। मैं ज़मीन पे जो जनता है उसकी तकलीफ़ें समझने की कोशिश करता हूँ। समझता इसलिए हूँ कि मैं खुद गांव में पैदा हुआ, मैंने अपने हाथों से खेती की। मैंने आप आश्चर्य करेंगे जी, पहले ट्रैक्टर से नहीं, हल से बोनी होती थी। और हल से जब बोनी होती थी तो एक तो हल घेरता था, चलाता था, और दूसरे को अपने हाथ से ऊरना पड़ता था। मतलब अनाज के दाने जो बीज आप बोते हैं वो अपने हाथ से पोर उसको कहते थे, उसमें डालना पड़ता था ढूली टांग के। तो मैंने अनाज की उराई की है, फसलों की कटाई के समय में रहा हूँ। मैंने बखर चलाए हैं, बाद में ट्रैक्टर भी चलाया है। तो बचपन से ये बात मेरे दिमाग में थी कि गरीब मजदूर और किसान की जिंदगी कितनी कठिन है। और एक बात मेरे दिमाग में साफ बैठी थी कि बाकी सब कर शिवराज, लेकिन जब तक खेती को लाभ का धंधा नहीं बनाएंगे, कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, किसानों को सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक भारत या मध्य प्रदेश विशेषकर ये आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि 65% से ज़्यादा आबादी हमारी खेती पर निर्भर करती है। खेती अगर ठीक होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होगी। वो बात मेरे दिमाग में बैठी थी और इसलिए खेती पर
और खेती में भी अगर आप देखेंगे तो सिंचाई पर सिंचाई की क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर थी मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री बना, और वो केवल कांग्रेस के समय की नहीं थी। राजा नवाब अंग्रेज उनने भी जितने बांध बनाए थे वो सब मिला के थी, लेकिन आज बढ़ा के हमने कर दिया उसको 7.5 लाख हेक्टेयर से 40 लाख हेक्टेयर। और उसी का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में 20% की वृद्धि दर, विकास दर हमने हासिल की है। और पहले पंजाब और हरियाणा सिरमौर माने जाते थे, दोनों को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश आगे निकल गया। क्या बात है। अब ये बताइए, आप जगत मामा बन चुके हैं और ये बात वाकई में बड़ी रोचक है कि जहाँ राजनीतिज्ञ आमतौर पर देश की आधी आबादी के बारे में सोचते भी नहीं थे, सत्ता संभालने के साथ ही न जाने कितनी ऐसी योजनाओं को आपने ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया, और वो आधी आबादी न सिर्फ सशक्त है बल्कि आज मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। ये बात आपके दिमाग में कैसे बैठी कि इस आधी आबादी को उठाना ज़रूरी है? मैं बचपन से देखता था बेटियों के साथ भेदभाव होता था जी। एक माँ जिसकी कोख से बेटे ने भी जन्म लिया, बेटी ने भी जन्म लिया, वो बेटे को ज़्यादा लाड़ करती थी, बिटिया को कम प्यार करती थी। मैंने अपने गांव में देखा, शुद्ध दूध कौन पिएगा, भैया पी ले, अच्छा कौन खाएगा, भैया खा ले, बेटी बचा खुचा बाद में देखेंगे, पढ़ने कौन जाएगा, भैया जाएगा। तो बेटी के साथ जो अन्याय होता था वो मन को कचोटता था। और पति और पत्नी के बीच में मैं देखता था कि कभी अगर कोई कहा सुनी हो गई तो पति का अधिकार था कि वो डंडा उठाए और पत्नी जी की पीठ पे जमा दे, उसको कोई बुरा भी नहीं मानता था। अगर कोई विरोध करता था तो पत्नी कई बार कह देती थी मेरा आदमी मारे चाहे पीटे तो मैं इससे क्या लेने देना। तो मुझे लगता था ये भेदभाव क्यों, तब से अवचेतन मन में ये बात बैठ गई कि बेटियों को न्याय दिलाना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री बनने के पहले मैं कई जगह जाता था और स्पीच देने की कोशिश करता था कि बेटा बेटी को बराबर मानो। एक दिन एक माँ ने कहा, जब मैं ये बात कह रहा था कि बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, लेकिन बेटी पैदा हो गई और शादी में दहेज देना पड़ा तो इंतजाम क्या तू करवाएगा, भाषण देना तो बड़ा आसान है। तब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि बेटी को बोझ जब तक लोग समझते रहेंगे तब तक बेटी को नहीं लाएंगे, इसलिए बोझ नहीं वरदान बनाना है। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, इसलिए 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, इसलिए भर्तियों में भी शिक्षक जैसी भर्तियों में 50% रिजर्वेशन, एक नहीं पैदा होने से लेकर अंतिम सांस लेने तक कई योजनाएं मैंने इसलिए माँ बहन बेटी के साथ खड़ी की कि सचमुच में न्याय का तकाजा था, ये बेटियों को न्याय देना था। और बेटी है तो ही कल है, अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, सृष्टि नहीं चलेगी। इसलिए ज़रूरी था कि हम बेटियों के साथ खड़े हों। एक सवाल है जो कि एक पत्रकार के तौर पर बिना पूछे मैं रह नहीं पा रहा, ऐसा क्यों है कि कई आपके विरोधी आपकी इन तमाम योजनाओं पर बस आँख पर पट्टी डाल देते हैं और मध्य प्रदेश को एक ऐसी श्रेणी में डालने की कोशिश करते हैं जहां वाकई में वो है नहीं? तकलीफ दे बात यह है कि एक ज़माना था जब प्रतिपक्ष आलोचना के लिए आलोचना नहीं करता था, बल्कि अच्छी चीज़ होती थी तो उसका समर्थन भी करता था। हमको वो दौर याद है कि जब पंडित नेहरू जी ने अटल जी की प्रशंसा की थी पार्लियामेंट में और ये कहा था कि बहुत उदीयमान है, ये भविष्य के नेता हैं। शायद जहाँ तक मेरी जानकारी उन्होंने ये भी कहा था कि ये भविष्य के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, पंडित नेहरू जी ने। वैसे ही मुझे याद है कि जब पाकिस्तान से युद्ध जीते थे तो अटल जी ने खुल के इंदिरा जी की प्रशंसा की थी उस समय। अच्छे काम का समर्थन और खराब का विरोध आमतौर पर ये चलता था और सत्ताधारी दल भी प्रतिपक्ष का आदर करता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों हम इतने संकीर्ण हो गए, दिल इतने छोटे हो गए हैं कि विरोधी पार्टी किसी सरकार के अच्छे काम का समर्थन कर ही नहीं सकती। और नेता डरते इसलिए है कि अगर मैंने समर्थन कर दिया तो फिर पार्टी में मैं अछूत हो जाऊंगा, कहेंगे तुम तो तारीफ कर रहे हो उनकी। उसलिए एक अजीब सी संकीर्णता आ गई है कि केवल विरोध करना चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उसके कारण विरोध का भी असर नहीं बचता। जब आप हमेशा विरोध की भाषा बोलते हैं तो लोगों को लगता है ये तो ऐसे ही कहेंगे क्योंकि विरोधी है। उस समय असर इसलिए होता था कि अच्छे काम का समर्थन और गलत का विरोध करते थे। बिल्कुल। आइए ज़रा आपकी शख्सियत के बारे में कुछ लोगों ने जो सवाल पूछे हैं। विकास इस वक्त हमारे बीच में है। विकास, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। सर, आप राजनीति में बहुत होनहार और दिग्गज नेता माने जाते हैं, तो आप इस क्षेत्र में कैसे और कब आए, मतलब आपने कब सोचा? बचपन में मैं अपने गाँव में जब पढ़ता था तो उस समय मैं देखता था, हम चूँकि किसान परिवार था तो घर में काम करने वाले हरवाहे और चरवाहे, हरवाहे का मतलब रहता था कि एक निश्चित अनाज दे के आप महीने भर उससे काम करवाते थे, और चरवाहे का मतलब घर में जो पशु रहते थे, मवेशी, गाय, बैल, भैंस, उनको वो खोल के ले जाता था और चराता था। मैं देखता था सर्दी के दिनों में दादी माँ हमको उठने नहीं देती थी, कहती थी बेटा और सो जा, सर्दी बहुत ठंड लग जाएगी। लेकिन वो मजदूर का बेटा वो 6 बजे आ जाता था, क्योंकि 6 बजे उसको बैल खोलने पड़ेंगे, गाय खोलनी पड़ेगी और जंगल में चराने ले जाना पड़ेगा। तब मन में तकलीफ होती थी, एक बिस्तर पे सो जाए और दूसरे को
कड़कती सर्दी में भी आराम नसीब ना हो, और वैसी स्थिति में एक दिन वो लेट आया तो उसको डांटा गया, अपमान किया गया। तो मन में लगा कि ये भेदभाव क्यों। तब मैंने सबसे पहले जो पहला आंदोलन किया था वो मैंने किया था मजदूरों के पक्ष में। उस समय मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, नाप के मिलती थी, पैसे 7वीं कक्षा में 7वीं कक्षा में पढ़ता था, भोपाल में पढ़ने भेज दिया गया था। तो मजदूरी मिलती थी नाप के 2.5 पाई कहते थे हम लोग, लगभग 2.5 किलो बनती थी। तो मुझे लगता था ये न्याय नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, सवेरे से आते हैं, इनके काम के घंटे तय होना चाहिए और 2.5 पाई की बजाय 5 पाई कम से कम मजदूरी देनी चाहिए। तो मैंने मजदूरों की एक मीटिंग बुलाई मंदिर में। बहुत कम लोग आए क्योंकि उम्र बहुत कम थी, इसलिए ज़्यादातर आए नहीं, लेकिन जो आए उनके बीच में मैंने कहा कि देखो मजदूरी बढ़वानी चाहिए। उन्होंने पूछा भैया कैसे बढ़ सकती, तो मैंने कहा तुम काम बंद कर दो, आंदोलन कर दो, अपन आंदोलन करेंगे उससे बढ़ेगी। तो बड़ी मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए और हम एक जुलूस लेके चले 30-40 लोगों का। अच्छा। हमारे घर के पास से जब जुलूस निकला तो मेरे घर से ही मेरे स्वर्गीय चाचा जी वो बाहर निकले और पकड़ के पहले तो मेरी पिटाई की और फिर उन्होंने उनकी तरफ देखा कि बढ़ाए मजदूरी तुम्हारी तो उन्होंने गैस बत्ती उस समय हुआ करती थी मेंथल की, वो लगा के उसमें हवा भर के और वो जला के एक सर पे रख तो मजदूरी चल रहा था, उसमें फेंकी और सबने वहां से दौड़ लगाई और वो हमारा आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन तब से बचपन से ये बात दिमाग में थी कि अच्छा काम करना है, गलत के खिलाफ लड़ना है। और एक बात और, मैंने बचपन से, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ। बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी है। नर्मदा के किनारे गांव था तो कई संत आते थे, परिक्रमावासी आते थे। तो मुझे लगता था कि मानव जीवन की सार्थकता इसमें है कि अच्छा काम करो, और अच्छे काम का मतलब अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी कुछ करो। तो ये बात कूट कूट के मन में भरी थी जो इस दिशा में बढ़ाती चली गई। क्या बात है, आपने नर्मदा का जिक्र किया। मैंने पढ़ा था कि आप नर्मदा नदी चाहे उफान पर भी क्यों न हो तैर कर पार कर लेते थे। ये क्या जुनून था उस समय आपका? ये नर्मदा जी की गोद में पैदा हुए। मेरा गांव नर्मदा जी किनारे और घर तो बिल्कुल किनार पे ही है, एकदम सीधे नर्मदा जी दिखती है। बचपन में जैसी फुर्सत हमको मिलती थी तो दौड़ के नर्मदा जी में जाते थे और घंटों नहाते थे जब तक घर से पिटाई ना हो जाए और पकड़ के ना निकाल लें, और पार के नदी तैर के नदी पार करते थे। और खेलते भी नर्मदा जी में थी। जैसे गहरे पानी में कौन नीचे की मिट्टी लेके आता, तो घुसते थे फिर मिट्टी लेके आते थे। हम खेल भी खेलते थे तो एक दूसरे को छूना है तो पानी के अंदर अंतर्धान हो जाते थे और फिर ढूंढते थे कौन कहाँ है, कितनी देर तक सांस रोक सकता पानी के अंदर। तो वही नर्मदा जी के गोद में हम खेले, इसलिए नर्मदा जी से उतना ही प्यार है, माँ ही मानते हैं हम नर्मदा जी। क्या बात है। बचपन से आपके दिमाग में राजनीति रही, आपके बच्चों में भी ये प्रवृत्ति है क्या? अभी तो दोनों पढ़ रहे हैं और इस तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। हाँ, जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जाता। पिछली बार 2 जगह से पार्टी ने मुझे कहा कि एक नहीं 2 जगह लड़ना पड़ेगा, तो एक जगह बेटा चुनाव प्रचार करने गया था, एक जगह पत्नी चुनाव प्रचार करने गई थी। क्या बात है। इससे जुड़ा पूजा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पूजा जी। नमस्कार सर, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि हम लोग देखते हैं कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। तो सर आप क्या अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं इसके लिए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि अंदर अंदर आपने तैयारी शुरू कर दी है उनके लिए? देखिए, मैं मानता हूँ माता पिता का कर्तव्य है, फर्ज है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करे, ठीक दिशा देने की कोशिश करे। संस्कार अगर अच्छे होंगे, शिक्षा अगर ठीक प्राप्त करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। मैं राजनीतिक क्षेत्र ऐसा मानता हूँ जो कांटों से भरा है सचमुच में। यहाँ दूर से सफलताएं बहुत दिखती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन अगर आप देखें तो बहुत खराब होता है। आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। आप कितना भी बेहतर काम करें, जो अच्छा काम करता है उस पर कई तरह के आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है। आरोप सच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तिल का ताड़ बने कोई दिक्कत नहीं। कई बार तिल नहीं होता और ताड़ बन जाता है। तो ये बात सच है कि ये रास्ता कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ मिल के आपको, जहाँ चल के आपको आनंद मिले या सुख मिले। इतना ज़रूर है कि आप अगर मुख्यमंत्री जैसे पद पर होते हैं तो करोड़ों करोड़ लोगों की ज़िंदगी में आप परिवर्तन ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं। और इसलिए इस कमिटमेंट से अगर आप इस पद पर रहते हैं तो लोगों की आप काम आ सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो ये रास्ता ऐसा है कि कोई अपने बच्चों को इस रास्ते पर नहीं डालना चाहेगा अपनी ज़िंदगी देख कर। बाकी तो उनकी रुचि है और उनका भविष्य है, उनको अधिकार है कि वो किस दिशा में जाते हैं। लेकिन अभी तो पढ़ें ठीक से, यही कोशिश है। शिवराज जी, आपने अब कहा तमाम बातें, अंतरंग बातें भी, हमने आपको तस्वीरें भी अभी दिखाई। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, भजन भी गाते हैं, होली पर आपके गीत भी हमने कई बार सुने। बॉलीवुड के बारे में क्या विचार है? कोई फिल्मी गाना आपके जहन में कभी रहा या आप उससे ज़रा अलग रहे? मैं बचपन से फिल्में देखता था और जब मैं भोपाल पढ़ने आया तो उस समय चुनिंदा फिल्में बनती थी जी, लेकिन
कुछ फिल्में बहुत अच्छी होती थी। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है जब एक फिल्म ब्रह्मचारी आई शम्मी कपूर की, मैंने आपने तो हम निकाला भी लोगों तो के मन ब्रह्मचारी। में उत्सुकता थी कि ब्रह्मचारी फिल्म देखेंगे। उसी समय एक नीलकमल करके पिक्चर आई जी। थी, तो मन में उत्सुकता रहती थी कि नीलकमल पिक्चर आने वाली, वो देखेंगे। तो उस समय मैं फिल्में देखता था और गाने सुनने का मुझे शौक था। अभी भी अगर कभी रास्ते में गाड़ी में चलता हूँ, समय मिल जाए जी। तो पुराने गाने में ज़रूर सुनता हूँ। किसके गाने पसंद हैं आपको ज़्यादा? देखिए गाने तो अगर आप देखेंगे चुनिंदा गाने मुकेश के बहुत अच्छे हैं, जी। लेकिन लता मंगेशकर जी का कोई जवाब नहीं है। क्या मतलब मैं तो लता जी के बिना कल्पना नहीं कर सकता भारत की, ये मुझे लगता है। जी। लेकिन कुछ गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे गाए हैं, मन्ना डे साहब ने बहुत अच्छे गाए हैं, और किशोर कुमार साहब का भी कोई जवाब नहीं। इनके अलग अलग गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे कुछ गाने ऐसे हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी में मिशन की तरह लगते हैं। जी। जैसे एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर। तो ये गुनगुना कर हमारे दर्शकों को क्यों नहीं आप बताते? और दूसरा एक गाना जो अक्सर मैं गाता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये गीत नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं सबको प्यार करता हूँ, सचमुच में यहाँ से बाय हार्ट अंतरात्मा से सबको, किसी में कोई भेद नहीं मानता, प्यार बांटता हूँ और प्यार पाता हूँ। नहीं, आपके चेहरे से झलकता है, तो क्यों ना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप गुनगुना दें, कम से कम हमारे दर्शक एक राजनीतिज्ञ के उस हिस्से को तो देखें जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। उसकी दो पंक्तियाँ और जो मुझे प्रेरणा देती है, जी। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिस में रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मज़ा आ गया। शिवराज जी वैशाली हैं, वो आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहती हैं जो वाकई में एक लड़की ही पूछ सकती है। जी नमस्ते। मैंने ये सुना था कि आप शादी नहीं करना चाहते थे और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर में अगर कोई बड़ा शादी नहीं करता है तो छोटे भाई बहनों की शादी पहले हो जाती है, और आपकी छोटी बहन की शादी आपसे पहले हुई, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप सांसद बने और आपने साधना जी से शादी की? मतलब विचार कैसे बदला आपका? पहले मेरा विचार राजनीति में आने का नहीं था। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति था, तो मुझे लगता था कि पूरा जीवन ग्रस्त ना बिता के पूरा समय लोगों की सेवा में, देश की सेवा में लगाया जाए। तो उस काम में मैं इमरजेंसी में जेल भी चला गया था, बाहर निकल के भी वही बात दिमाग में थी। लेकिन मुझे 1990 में पार्टी ने बिना इच्छा के चुनाव लड़वाया बुधनी विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं चुनाव लड़के विधायक बन गया। फिर पार्टी ने बिना इच्छा के मुझे सांसद का चुनाव, अटल जी ने विदिशा की सीट खाली की तो वो लड़वाया। सांसद बन और विधायक बनने के बाद मुझे लगा कि जब आप इस क्षेत्र में आ गए, राजनीतिक क्षेत्र में, तो फिर आपको विवाह करके काम करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए उस समय मेरे मन में आया कि अब मुझे विवाह करना चाहिए जी। और मेरी शादी अरेंज थी। पिताजी ने पहले मेरी पत्नी को देखा, वो देखने गए और फिर मुझे भरपूर कन्विंस करने की कोशिश की। कुछ दिन तक मैं टालता रहा कि देखने ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं, लेकिन अंततः उन्होंने मुझे विवश कर दिया कि नहीं, एक बार मिलता हूं। क्योंकि मेरे मन में यह था कि जीवन में अनिश्चितता है, कब सवेरे सोएंगे उठेंगे और रात में कब कब जागेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं, भीड़ रहती है। तो मेरे मन में उत्सुकता केवल इस बात की थी कि जिसके साथ शादी की बात चल रही वो ये जान ले कि मेरी ज़िंदगी कैसे होगी। तो मैं देखने चला गया। अब देखने चला गया तो फिर बस नहीं, तो वहाँ उसके बाद क्या? ना देखने चला गया वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप दोनों की बातचीत क्या हुई भाई? अगर बहुत पर्सनल ना हो तो ये तो बताइए कि आपने उन्हें कैसे, भाई आज की डेट में एक ऐसा व्यक्ति जो कि सफल है, दूसरा आदमी शादी करना चाहता है, लेकिन साधना जी से शायद आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, मैंने ऐसा ही सुना है। थी तो 1 to 1 जी। लेकिन बात यही हुई, मैंने ये कहा कि मेरा जीवन बहुत कठिन है जी। और चूंकि उनका परिवार आता था एक व्यापारी परिवार से, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी, तो 10 बजे खोलो, दोपहर में भोजन करने आ जाओ परिवार के साथ, शाम को रात में दुकान बंद करो और घर जाके गप लगाओ, बैठो।
मैंने बताया कि दिन भर इतनी भीड़ मिलने आती है, रात कब होती है पता नहीं चलता, कई बार रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे आते हैं, और जब इतनी बड़ी भीड़ आती है तो उनका स्वागत सत्कार चाय ये वो सब करनी पड़ती है जी। तो ये सब कर पाओगी क्या? तो वो तो राजनीतिक परिवार से थी नहीं, माथे पर बल पड़ गए, बहुत सोचा समझा और पता नहीं मम्मी पापा से क्या पूछा होगा जी। लेकिन अंततः फिर मैंने भी हाँ की और उनने भी हाँ की। क्या? अच्छा, हम लोग सब जब शादी करने के बाद पहले सालगिरह पर दिमाग बहुत ख़राब होता है, क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या तोहफा दिया जाए, और ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो कि हर शादीशुदा मर्द के पहले साल में सबसे संकटपूर्ण होता है, कम से कम मेरे लिए तो बहुत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उन्हें कैसे खुश रखते हैं, क्योंकि एक पत्नी को खुश रख पाना बहुत आसान नहीं है, खास करके तब जबकि आप सार्वजनिक जीवन में हो। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी ऐसी है जो मुझे हर कदम पर सहयोग करती है। विवाह करके आने के बाद मेरी ज़िंदगी भी देख ली और उसके बाद फिर वो उसमें रच बस गई, क्योंकि जैसे ही शादी करके आई तो एक बाई इलेक्शन हो गया जो मेरे विधानसभा जो मैंने खाली करी थी उसी पे था, तो फिर हम निकल गए, तो कई दिन तक लौटे ही नहीं। लौटने के बाद फिर पार्टी ने तय किया कि बाकी आपको काम देखना है, तो धीरे धीरे वो समझ गई कि इनकी ज़िंदगी केवल परिवार के लिए नहीं है जी। जनता के काम के लिए भी, और अपने आप को उन्होंने वैसा ढाल लिया। मैं पदयात्रा करने निकल गया तो पदयात्रा पे बेचारी रोज़ कहीं ना कहीं पहुंचती, मेरे साथ कुछ पैदल चलती, धीरे धीरे वो पूरक बन गई मेरी, और उनकी ज़िंदगी ये हो गई कि वो पति की बेहतरी के लिए क्या कर सकती है जी। पति ठीक काम कर सके उसके लिए क्या कर सकती है, ज़िंदगी का मिशन बना लिया। मुझे कहते हुए संतोष है कि दिल्ली में भी जब मैं सांसद के रूप में था तो जितने कार्यकर्ता आते थे उनको भोजन कराना, चाय पिलाना, अक्सर कई बार हो सकता है कि भाई मेरा ठेका है क्या, मैं दिन भर यही करती रहूँ, ये भी कई बार हो सकता था। लेकिन हमारे कार्यकर्ता साथी जानते हैं, प्रदेश के भी और देश के भी युवा मोर्चे के अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया, तो देश भर की टीम कभी आ जाए, भोजन कराना हो, चाय पिलाना हो, बाकी करना हो, कभी माथे पर बल नहीं पड़ा, प्रसन्नतापूर्वक ये सब चीज़ें करती रहीं। तो वो मेरी ऐसी हमसफ़र है जो हर कदम पर मेरा साथ देती है, और हर कदम पर साथ देने के कारण कई बार कई चीज़ें भुगतती भी हैं। जाहिर सी बात है। आमतौर पर हम सबों की ख्वाहिश होती है कि जब आप अपने परिवार के साथ कुछ एक क्षण हो जब आप निकल पाएँ। हमें ये पता चला है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं, अच्छा खाना, अच्छी जगह पर परिवार के साथ वक्त बिताना। कुछ एक महिला, हमें एक परिवार भी मिला जिसने बताया कि आप एक रेस्तरां में बैठकर खाना खा रहे थे और वहाँ पर वो भी थे और आपने उन सबको अपने साथ शरीक किया। लोग बड़े खुशी का अनुभव करते हैं जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। निकाल पाते हैं ये वक्त कैसे बच्चों के साथ? बड़ा मुश्किल है आपके लिए ये सब करना। मैं सभी व्यस्त जो मित्र हैं हमारे लेकिन ग्रस्त जीवन में हैं उन सबसे भी अपील करना चाहूँगा जी कि आपकी ड्यूटीज़ हैं, कुछ जनता के लिए हैं या व्यापार के लिए है, बिजनेस के लिए है, नौकरी के लिए है, लेकिन आपके परिवार के लिए भी है। समय नहीं मिलता ये बात सच है, लेकिन मैं साल में 2 बार जी अपने बच्चों के साथ मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ। एक तो मैं शिरडी हर बार जाती हूँ, लेकिन उसके पहले 2 दिन और उसके पहले 1 आध दिन और हम त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, रास्ते में हम वक्त गुजारते हैं साथ में। और उस समय मेरी कोशिश रहती है, जैसे मैंने गीता के 18 अध्याय अपने बच्चों को ऐसे सफ़र में ही पढ़ाए और सिखाए कि बेटा अच्छे रास्ते पर चलना, बुराई की तरफ मत बढ़ना। उनके मन की बात भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ, उनको दोस्त मानता हूँ मैं। पत्नी के साथ अक्सर दिन भर का काम समाप्त करने के बाद महीने में 2 महीने में 1 आध बार मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके मैं खाना खाता हूँ और बिल्कुल सहज जाते हैं, कोई लवाजमा नहीं रहता जी। अब अक्सर पहुँचते हैं तो लोग देखते हैं कि मैं भी बैठा हूँ और वो भी मेरे साथ बैठते हैं और उस समय हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये हक है कि वो आपका स्नेह पाएँ, आपका प्यार पाएँ, एक दूसरे को समझें और कहीं ना कहीं से आप वक्त चुराएं। और नहीं तो सबसे ज़्यादा इसका परिणाम भुगतते हैं बच्चे। माता पिता ध्यान नहीं देते बिल्कुल, तो फिर बच्चे किस दिशा में जाएंगे इसका ठिकाना, और बच्चों के मन में भी कुंठा रहती है कि हमारी तरफ आपने ध्यान कब दिया। इसलिए मैं भी प्रयत्नपूर्वक ये कोशिश करता हूँ और मैं हर व्यस्त भाई और बहन से ये कहना चाहूँगा कि वो भी ये कोशिश ज़रूर करते रहें। आपने कहा कि आप धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं बचपन से ही। धर्म को लेकर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा बांधती रही है या फिर आकर्षित करती रही है? क्योंकि धर्म को लेकर तरह तरह की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं लोगों के दिमाग में। लोग धर्म को कई बार बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखना पसंद करते, बहुत सारे लोग तो उसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन धर्म आपके लिए क्या है? देखिए, भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले ये कहा है कि अच्छी चीज़ जो अच्छाई है, अच्छाई के रास्ते पर चलना ही धर्म है। धार्मिक व्यक्ति वो है जो दूसरों की परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरों की भलाई करे,
जो दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए, जी। जो दूसरों को परेशान ना करे, जो केवल अपने लिए नहीं जिए, जो दूसरों की चिंता भी करे। हर धर्म, मैं हर धर्म की बात करता हूँ क्योंकि मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ। भारत ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीकों से उसकी बात करते हैं, उसको मानते हैं। कोई इस रास्ते जाए, इस रास्ते जाए, पहुंचेगा उसी तक, ये मैं दिल से मानता हूँ। और इसलिए मेरे मन में सब धर्मों के लिए समान आदर है। मैं जिस धर्म का निर्वाह करता हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, हिंदू धर्म का, लेकिन दूसरे का रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। वो उस रास्ते पर चलेगा तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। और धर्म का अर्थ यही है कि आप अच्छे व्यक्ति बने। अगर आप धार्मिक है तो आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। आप दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते, आप छल कपट नहीं कर सकते, आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, तो ही तो आप धार्मिक है। लेकिन आपने केवल पूजा का ढोंग किया और सारे गलत काम करके भगवान से कहा कि भगवान अब माफ़ कर देना, तो वो एक व्यक्ति धार्मिक नहीं है। तो धर्म तो मूल रूप से जो अच्छाई है वही धर्म है। आपने विदेश यात्राएं भी बहुत की हैं। कई विरोधी आपके इसको लेकर आपकी अलग अलग तरीके से सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब जब विदेश जाते हैं तो पहली चीज़ होती है, काश ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें, ये व्यवस्था हम अपने देश में भी वैसे ही बहाल कर पाते। ऐसी कौन सी दो चीज़ है जो आपके लिए बहुत अहम है, जब भी आप कहीं बाहर निकले आपको लगता है नहीं ये मेरे प्रदेश में होना ही चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, पश्चिम ने जो प्रगति की है, पश्चिम के साथ साथ पूर्वी एशियाई देशों ने भी जो प्रगति की है, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन ने, वो एक तो भौतिक प्रगति है जी। जब उसको देखते हैं तो मन में लगता है कि ऐसी स्वच्छता, ऐसी सड़कें, ऐसी व्यवस्थाएं अपने देश में भी होना चाहिए, और वो हम लोगों ने तेज़ी से मध्य प्रदेश में की भी है। फिर समय पर लोग काम करते हैं, आदत है। ज़िंदगी हालांकि मशीनी होती है, तो हमको भी लगता है कि काम करने के घंटों में केवल काम करना चाहिए, और वो चीज़ें हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ एक और है जी, कि हमारे यहाँ भी बहुत कुछ अच्छा है जिससे विदेशों को सीखने की ज़रूरत है। जीवन का जो आनंद, जो शांति भारत में है, वो दूसरे देश में नहीं है। यहाँ तो अभाव में भी, अगर कल खाने का नहीं है, आज खाने का, तो भी धार्मिक आयोजन हो। अभी यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा का कार्यक्रम हुआ, लाखों लोग आए, श्रद्धा से भर के आए, विश्वास से भर के आए, दुनिया की सलामती की दुआ मांग के चले गए। इतना बड़ा सिंहस्थ हुआ उज्जैन में हमारा, उस उज्जैन के सिंहस्थ में 8 करोड़ लोग आए 40 दिन में, मस्ती में, अपने सर पे पोटली रखी है, खाने की रोटी बांध के साथ ला रहे हैं, असुविधाएं भुगत रहे हैं, ट्रेन में खड़े खड़े आ रहे हैं, लेकिन मस्त हैं, आनंद आ रहा है। तो जीवन में ये जो आनंद देखने मिलता है, श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण, अच्छे काम के कारण, वो कई बार दूसरी जगह देखने नहीं मिलता। फक्कड़पन में भी मस्ती है, आनंद है, प्रसन्नता है, ये इस देश में देखने को मिलती है। तो इस देश से भी उनको कई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आपने सिंहस्थ का जिक्र किया, सिंहस्थ को लेकर भी जहाँ उसके तमाम इंतज़ाम, लोगों की बेहतरी और जिस अंदाज में उसे आयोजित किया गया था, वहाँ आपकी बहुत तारीफ़ हुई। वहीं आपके विरोधियों ने आपके हाथ धोकर आपके पीछे पड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा क्या है कि आप चाहे जो भी करें, आपके विरोधी आपको बख्शते नहीं हैं? देखिए, मन में एक ही जुनून रहता है कि जो भी आयोजन हो यहाँ बेहतर से बेहतर हो। 8 करोड़ लोगों को आना था, ये आसान बात नहीं थी। जरा भी अव्यवस्था होती तो हमने ऐसी भीड़ों में लोगों को गिर के कुचलते हुए देखा है, चुनौती बड़ी थी। लेकिन उस आयोजन में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। मेरे साथी जिनको मैंने जवाबदारी दी थी मंत्रिमंडल के, भूपेंद्र जी और बाकी लोग, वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए। सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से इन्वॉल्व करके ये कहा कि ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये सेवा का काम है, तो करना तो सेवक बन के करना है। और उज्जैन की जनता इन्वॉल्व हो गई, तो हम इतने एक में खो गए कि मेरी हर सांस में उस समय सिंहस्थ कैसे बढ़िया हो जाए, बस यही बात थी। और इसलिए इतना बड़ा आयोजन निर्दोष हुआ और पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई। अब उतनी प्रशंसा के बाद अगर थोड़ी आलोचना हो जाए तो चिंता की बात नहीं है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जब मन में इतना जरूर होता है कि हर चीज़ का विरोध होता है, लेकिन मुझे लगा कि अब वो देखने की दृष्टि वैसी है तो देखने दें उनको। नहीं, सही बात है। एक चूँकि आज हमारा देश नौजवानों का है, ब्रजेश जैन जी, आप पूछना चाह रहे थे युवाओं के बारे में, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो स्किल इंडिया का उन्होंने बहुत ज़ोर दिया, और पिछले साल उन्होंने स्किल इंडिया एक स्कीम भी लॉन्च की। तो मध्य प्रदेश में जो आबादी है 7.5 करोड़, और बेरोज़गारी की जो संख्या है लगभग 15 लाख ग्रेजुएट युवा बेरोज़गार हैं।
तो उन युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं? 3 चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। नंबर 1 जिसका आपने जिक्र किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट मिशन का कार्यक्रम। स्किल्ड मैन पावर हमको तैयार करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ जनसंख्या हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन सकती है अगर स्किल्ड मैन पावर हमारे पास हो, क्योंकि आज प्रदेश में भी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जी। 2 तरह के विचित्र दृश्य देखने मिलते हैं, एक बेरोजगारी है, दूसरे जैसे लोग चाहिए काम करने वाले वैसे नहीं है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया है। हमने पुरानी ITI को अपग्रेड करने की कोशिश की है, हमने नई ITIs खोली है, हमने PPP मोड में ITIs खोली है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कई जगह खोल रहे हैं। और भारत सरकार के साथ साथ जैसे सिंगापुर हम गए थे तो एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने टाई अप किया है कि बेहतर हम स्किल्ड मैन पावर कैसे तैयार कर सकते हैं। एक इंडो जर्मन टूल रूम हमने बनाया है ताकि और क्वालिटी एजुकेशन इस मामले में हम देने की कोशिश कर सकें। तो एक तो स्किल्ड मैन पावर के लिए हम लोग बहुत सजग हैं और उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। नंबर 2, हमको बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी नौकरी एक माध्यम होती है लेकिन बहुत थोड़े लोगों को मिलेगा। हम निवेश कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आए। मुझे कहते हुए खुशी है कि 2014 से लेकर 2016 के बीच लगभग 2,83,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आया और कई रोजगार के अवसर सृजित हुए। लेकिन तीसरी चीज़ जो इससे और बड़ी है, जो मेरे दिमाग में है, मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को ही उद्यमी बनाना चाहता हूँ। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि नौकरी मिल जाए कोई तो एक सुरक्षित भविष्य हमारा रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने एक योजना बनाई, युवा उद्यमी योजना। एक योजना बनाई युवा स्वरोजगार योजना, और उसमें यह तय किया युवा उद्यमी योजना में कि एक नौजवान को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन बैंक देगा। लेकिन बैंक देते नहीं थे, वो पहले गारंटी मांगते, गारंटी दो तो देंगे, नहीं तो पैसा अगर डूब गया तो कहाँ जाएगा। तो हमने तय किया बैंक लोन देगा, लोन को वापस करने की गारंटी प्रदेश की सरकार लेगी। मैं भाषणों में कहता हूँ बच्चों के माता पिता नहीं लेंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा। तो एक तो लोन की गारंटी, नंबर 2 अगर 1 करोड़ का लोन लेते तो 15 लाख रुपए सब्सिडी, नंबर 3 5% 5 साल तक उसका इंटरेस्ट भरने का काम, और 2 चीज़ें और, एक हम उसको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगे और दूसरी जो प्रोडक्ट वो बनाएगा उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करने की कोशिश करेंगे। मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले दिनों में युवा उद्यमी और युवा स्वरोजगार योजना में बिफोर लास्ट ईयर हमने 53,000 बच्चों को रोजगार दिया था। इस साल हमारा टारगेट मुद्रा बैंक की योजना को मिला के 5 लाख बच्चों का है। वो अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वालों की दिशा में बढ़ें। और मैं आज भी जो मेरे दिल में वो कह रहा हूँ, उद्यमता का गुण पैदा करके छोटे उद्योगपति से कैसे वो बड़े बने। मैं तो टाटा बिरला अंबानी जैसे उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती से पैदा होते हुए देखना चाहता हूँ। उस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है और वो नई कंपनी खोलना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो हमने एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। उस वेंचर कैपिटल फंड में 100 करोड़ रुपए की राशि डाली है। अगर इनोवेटिव आइडिया किसी के पास होगा तो उसकी कंपनी में सरकार शेयर डालेगी, उसकी कंपनी चले इसकी कोशिश करेगी। एक बार कंपनी खड़ी हो गई तो वो पैसा निकाल लेंगे हम और फिर किसी दूसरी कंपनी में लगाएंगे। तो ऐसे कई नए अवसर रोजगार के उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश है। उन कोशिशों को वो कोशिशें सफलता की तरफ भी बढ़ रही। नोटबंदी आजकल सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है, तो अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या सवाल पूछना चाहते हैं इस पर आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रधानमंत्री जी के नोटबंदी के फैसले का देश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इससे खुश हैं तो कुछ खफा हैं। हम मिडिल क्लास की बात करें और खासकर स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारी हालत और ख़राब हुई है। कई दिन मेरे जेब में भी पैसे नहीं रहे। तो आप इस सारे मुद्दे को कैसे देखते हैं? और आप एक CM एक VVIP, तो क्या आप लोगों की ज़िंदगी में इसका कोई, खासकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई असर हुआ है, कुछ प्रभाव? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये फैसला आसान नहीं था जी। कोई देशभक्त और युग पुरुष प्रधानमंत्री ही इस तरह का फैसला कर सकता है, क्योंकि ये जोखिम भी था जी। ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन फैसला लिया गया मुख्य रूप से 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, हम लोग अब तब अखबारों में पढ़ते थे फेक करेंसी, नकली नोट बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में आए हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का भी षड्यंत्र है। बिल्कुल पहचानना बहुत कठिन था। कई बार आपके हाथ में भी जो नोट है वो असली है कि नकली, इसकी पहचान नहीं होती थी। नंबर 2, काले धन पर हिंदुस्तान में बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी। चुनाव में उपयोग से लेके और उसकी एक समानांतर अर्थव्यवस्था थी जिसकी बारे में बात बहुत होती थी, फैसला कभी नहीं होता था। नंबर 3, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा और है जिस पर हमको चोट करनी है। ये 3 उद्देश्य थे जिनको लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये साहसिक फैसला किया, देश के बेहतर भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। और
इन तीनों चीज़ों पे चोट की, तीनों चीज़ों पर चोट की। अब ये बात सही है कि फैसले के बाद कठिनाइयाँ हुई है, दिक्कत हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। हर परिवार को लगभग दिक्कत हुई है, जिसमें हम में से सब सम्मिलित हैं, क्योंकि जाहिर है कोई शादी होगा, विवाह होगा, कोई दूसरी चीज़ होगी, घर भी पहले कोई प्रतिबंध नहीं था बैंक जाके आप पैसे निकालो, लेकिन उसमें दिक्कत जरूर आई, लेकिन वो दिक्कत स्थायी नहीं है, अस्थायी है। आप देख रहे हैं कि लगातार रोज अलग अलग उसमें सुविधाएं दी जा रही है, और अब तो जो 24,000 रुपया निकाल सकते हैं उसमें उसको भी छूट दे दी है। अब ज़रूरत के मुताबिक आप रुपया निकाल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला जो राष्ट्र के व्यापक हित में है, उसके लिए देशभक्त नागरिक थोड़ी सी कठिनाई उठा सकते हैं, और लोगों ने शहर से स्वीकार किया। ठीक है, अगर देश को फायदा है तो हम लाइन में लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस थोड़ी दिक्कत और परेशानी के बाद जो बड़ा लाभ होगा वो सचमुच में हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा। जैसे इस समय जोर है कैशलेस ट्रांजैक्शन पर। भ्रष्टाचार तब होता है जब ये मुद्रा ज़्यादा चलन में होती है, और इस पैसे के रूप में ही लोग काली कमाई करते हैं, गलत कमाई करते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन अगर शुरू हो गया तो आपके बैंक में पैसा है, आप डेबिट कार्ड से, आप मोबाइल के माध्यम से, आप और किसी माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं, आप सामान खरीदते हैं, पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। तो अब प्रधानमंत्री अभियान चला रहे हैं, आज ही मेरी बात थी सवेरे, तो इसी अभियान पे हुई कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ाया जाए। आज हमको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप सोचिए, एक ज़माना था जब मोबाइल पहले पहले आया तो लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि मजदूर के हाथ में भी मोबाइल आ जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी उस समय थे, सबसे पहले बीजेपी में उन्होंने मोबाइल का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो अंदर से ही आलोचना हुई थी कि ये तो 5 स्टार कल्चर है, ये कौन सी बात है, मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, मोबाइल वाले हो गए। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब्जी भाजी बेचने से लेकर मजदूरी करने वाले भाई बहन भी मोबाइल रखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल इकोनॉमी, ये भारत का भविष्य है, और निश्चित तौर पर देश को, देश की अर्थव्यवस्था को इसका बहुत लाभ होगा। इसलिए छोटे कष्ट के लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन बड़ा लाभ जो होने वाला है उसको जनता समझ रही है, और उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सांसद रहे, इसलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका वक्त बहुत कम है। संसद में जो गतिरोध अभी बना हुआ है इस मुद्दे पर, और जो रवैया है जो रोज़ दिन हम लोग टेलीविज़न पर और तमाम जगहों पर देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि देश दो फाड़ बना है, कम से कम राजनीतिक गलियारे में। क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी? जब एक राष्ट्रवादी कदम उठाया जा रहा है तो फिर तो विचार होना चाहिए था। पहली बात तो मैं दृढ़ता के साथ ये करता हूँ कि देश दो फाड़ नहीं है, देश एक है, और प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा हुआ है। आप किसी तरह के सर्वे करवा लीजिए, मैंने 50 सभाएं कम से कम की होगी, मजदूरों से भी पूछा कि बताओ अच्छा है कि नहीं, तो लोग कहते बहुत अच्छा है जी। तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया, जहाँ तक जनता का सवाल है। राजनीतिक विरोध है केवल। मुझे समझ में नहीं आता कि वो पार्टी जो राजनीतिक शुचिता की बात करती थी, जो काले धन की बात करती थी, जो भ्रष्टाचार की बात करती थी, वो इस फैसले के खिलाफ खड़ी है और आंदोलन प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। हालत यह है कि आह्वान करते हैं बंद का, लेकिन जब जन समर्थन नहीं दिखता तो आक्रोश पे आ जाते हैं, जन आक्रोश। और जन आक्रोश भी ऐसा जिससे जन गायब है, केवल आक्रोश ही आक्रोश है, जन कहीं दिखते ही नहीं है। तो ये फैसला राष्ट्र हित में है। अब विरोधी जो पार्टी में हमारे मित्र हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें। उनको लगता है कि इसके कारण प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, भाजपा की साख बढ़ रही है, केंद्र सरकार की साख बढ़ रही है, तो कैसे भी छवि धूमिल करने की कोशिश करो। और इसलिए ऐसे दृश्य देखने सामने आए कि जो नोट बंदी की लाइन में जो लोग लगे थे, उनके बीच जब इस तरह के विरोधी दल के नेता पहुंचे तो लोगों ने भाभी मोदी 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 करके नारे लगाए, तो वापस लौटना पड़ा। मेरी अपील है कि विरोध के लिए विरोध ना किया जाए। अगर राष्ट्र के व्यापक हित में कोई फैसला है तो उस फैसले के साथ हम खड़े हों। अरे कुछ मुद्दे तो ऐसे हों कि जिसमें सारा देश राष्ट्र हित में एक साथ खड़ा। शिवराज जी, बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आपसे बातचीत करके, खास करके आपके व्यक्तिगत पहलुओं के बारे में जानकर हम सब बहुत अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता से जुड़ने का अवसर आज के दिन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन को।